अफसाना गरम कोट पार्ट 3 मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी। वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही ना सकी। मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोए हुए बच्चों और खूंटी पर लटकते हुए गरम कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतजार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी मुतगय्यर ना होती। यजदानी और संता सिंह तफरी कलम में परेल खेल रहे थे। उन्होंने 2-2 घोंट पी भी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे, मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम न थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से एक आध घोंट जबरदस्ती मुझे पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रफ़त ज़हनी की वस्टत से ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी को वही काफूरी सफ़ेद सूट पहने हुए देख कर ना आता तो शायद परेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा भी जी चाहता। मैंने कहा, काश मेरे जेब में भी 1-2 रुपए होते। क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपए बना लेता, मगर मेरी जेब में तो कुल 3.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह नहायत उम्दा वस्टर्ड के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरी क्लब को परेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नज़दीक गुनाह है। इस हिसाब से तो परेल खेलने के लिए तो उसे अपनी गिरह से दाम देने चाहिए। अंदरूनी किस्सा, अंदरूनी किस्सा। बाएं निचली जेब, कोट में पुश की तरफ मुझे कोई कागज सिरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैंने दाएं जेब के सुराख के नजदीक जा निकाला। वो 10 रुपए का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तह के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही अंदर गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक परेल वरेल न खेला। नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर रश्मि ने वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तख्लीक में 10 रुपए से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीजों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से कागज छीनकर पुर्जे पुर्जे कर दिया और बोली, इतने किले मत बनाइए, फिर नोट को नजर लग जाएगी। शम्मी ठीक कहती है, मैंने सोचते हुए कहा। न तखय्युल इतना रंगीन हो और न महरूमी से इतना तुक पहुंचे। फिर मैंने कहा, एक बात है शम्मी, मुझे डर है कि नोट पर कहीं मुझसे गुम ना हो जाए। तुम्हारी खीमू पड़ोसन बाहर जा रही है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीजें खुद ही खरीद लो। काफूरे मीनाकार कांटे, डीएमसी के गोले, मगजी और देखो और पॉपी मुन्ना के लिए गुलाब जामुन जरूर लाना, जरूर। शम्मी ने खेमू के साथ जाना मंजूर कर दिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीरी का एक वो सूट पहना जो उसे जहेज में माँ बाप ने दिया था। बच्चों के शोर और गोबा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन तक मैं देर तक
بچوں کے ننھے کو اس کی ماں کی خیر حاضری میں بہلاتا رہا۔ وہ رسوئی سے ایندھن کی کولکی، غسل خانے، نیم چھت پر سب جگہ اسے ڈھونڈتا پھرا۔ میں نے اس کو پچکارتے ہوئے کہا، وہ ٹرائی سائیکل لینے گئی ہے؟ نہیں، جانے دو، ٹرائی سائیکل گندی چیز ہوتی ہے۔ بچوں بیٹی نے وہ ٹرائی سائیکل لینے گئی ہے؟ نہیں، جانے دو، ٹرائی سائیکل گندی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ 12 لائے گی، بی بی تمہارے لیے بہت خوبصورت غبارہ۔ بچوں بیٹی نے میرے سامنے تھوک دیا، بولی گندی۔ میں نے کہا، کوئی دیکھے تو کیسا بیٹیوں جیسا بیٹا ہے۔ پشپا منی کو بھی میں نے گود میں لے لیا اور کہا، پاپی منا، آج گلاب جامن جی بھر کر کھائے گا نا؟ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ گودی سے اتر پڑی اور بولی، ایسا معلوم ہوتا جیسے ایک بڑا سا گلاب جامن کھا رہی ہوں۔ بچوں روتا رہا۔ پشپا منی کتھا کلی مدرا سے زیادہ حسین ناچ برآمدے میں ناچتی رہی۔ مجھے میرے تخیل کی پرواز سے کون روک سکتا تھا؟ کہیں میرے تخیل کے قلعے زمین پر نہ آ رہے ہوں، اسی ڈر سے تو میں نے شمی کو بازار بھیجا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شمی اب گھوڑے اسپتال کے قریب پہنچ چکی ہوگی، اب کالج روڈ کی نکڑ پر ہوگی، اب گندے انجن کے پاس۔ اور ایک نہایت دھیمی آواز سے زنجیر ہلی۔ شمی سچ مچ آ گئی تھی دروازے پر۔ شمی اندر آتے ہوئے بولی، میں نے 2 روپے کھومی سے ادھار لے کر بھی خرچ کر ڈالے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ پھر بچوں، پاپی، منا اور میں تینوں شمی کے آگے پیچھے گھومنے لگے، مگر شمی کے ہاتھ میں ایک بنڈل کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے میز پر بنڈل کھولا۔ وہ میرے کوٹ کے لیے بہت نفیس وسٹر تھا۔ پشپا منی نے کہا، بی بی میرے گلاب جامن۔ شمی نے زور سے ایک چپت اس کے منہ پر لگا دی۔